नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बाल विकास का जो सेकंड पार्ट है हम जल्दी ही लेकर आएंगे, जिसमें आपको 250 प्रश्न मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको 250 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पर एक लिंक आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही वहाँ पर आप क्लिक करेंगे उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे। 250 प्रश्न आप देख लीजिएगा, उसके बाद आपको इसको देखना है, स्किप नहीं करना है, बिल्कुल पूरा देखना है। जैसा कि हमने वादा किया था, एक वादा हमें आपसे भी चाहिए। हमें यहाँ पर 5 घंटे के अंदर अंदर 10,000 व्यू चाहिए और इसमें 1,000 से ज़्यादा लाइक चाहिए। तो यहाँ पर 5 घंटे के अंदर आपको पूरा करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जल्दी से 10,000 हमारे जो व्यू है वो कंप्लीट हो जाए और 1,000 लाइक्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। जैसा कि हमने वादा पूरा किया वैसा वादा आपको भी यहाँ पर पूरा करना है। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। आपको इसको कंप्लीट वॉच करना है और जैसा मैंने आपको बताया वैसा जल्दी से आपको कर देना है। 250 प्रश्न कंप्लीट हो गए थे, फिर भी एक बार फिर इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने भूखी बिल्ली पर किया था। किसने? थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न हमारा शुरू होने वाला है 251 से 500 प्रश्न तक। यहाँ पर देखिए प्रश्न वही है, लेकिन मैकडूगल के द्वारा यहाँ पर पूछा गया है कि अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत पर मैकडूगल ने किस पर अपना प्रयोग किया था? तो इन्होंने चूहे पर किया था। थॉर्नडाइक ने किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर, और मैकडूगल ने चूहे पर अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है? तो इन्होंने शेषावस्था के लिए कहा है। इंपॉर्टेंट हैं सभी के सभी। इन सभी को आप 1 या 2 बार पढ़ लीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले, आप फ्री रहो, तब इनको एक बार और रिवीजन के तौर पर पढ़ सकते हैं। तो 253वां प्रश्न है हमारा, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। यह जो कथन है ये किसका है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है यह थॉर्नडाइक का कथन है। किसका कथन है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है? तो यह कथन मार्क्स का है। इनका कहना है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आरबी केटल के द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक के किस नियम को वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नियम बताया है? तो ये है तत्परता का नियम। तत्परता के नियम को वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नियम बताया है। प्रेरकी अथवा प्रयोजनवादी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है विलियम मैकडूगल को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेरकी अथवा जो प्रयोजनवादी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन होंगे? किसको माना जाता है? विलियम मैकडूगल को माना जाता है। किसी बालक को तब तक पुस्तक नहीं पढ़ा सकते जब तक उसमें पढ़ने की इच्छा ना हो। यह सीखने का कौन सा नियम है? तो यहाँ पर जो सीखने का नियम है वो है तत्परता का नियम। किसके द्वारा दिया गया था? तो यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया नियम है। शिक्षा मनोविज्ञान किसके योगदान से प्रारंभ हुआ है? तो ये फ्रांसिस गाल्टन के योगदान से प्रारंभ हुआ है। शिक्षण व अधिगम का विज्ञान किसे कहा जाता है? तो ये शिक्षा मनोविज्ञान को कहा जाता है, शिक्षण व अधिगम का विज्ञान। अधिगम का आधार किसे माना जाता है? तो ये परिपक्वता को माना जाता है। कॉल्सनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किससे मानी है? तो ये प्लेटो से मानी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कॉल्सनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की जो शुरुआत मानी है वो प्लेटो की मानी है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व व्यक्तित्व आ जाता है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये स्किनर का कथन है। साइकोलॉजी इन टीचिंग पुस्तक के जो लेखक है वो कौन होंगे? तो ये स्मिथ होंगे। स्मिथ द्वारा लिखी गई है साइकोलॉजी इन टीचिंग पुस्तक। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए मानव सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ परिभाषा एलिस के द्वारा दी गई परिभाषा है। किस विधि को काजल के समान बताया गया है? इंपॉर्टेंट है, किस विधि को काजल के समान बताया गया है? तो वो है अंतः दर्शन विधि, इसको काजल के समान बताया गया है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यहाँ परिभाषा किसने दी है? तो ये गिलफोर्ड द्वारा दी गई परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये क्रो एवं क्रो के द्वारा दी गई परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत व
अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। यहाँ किसने कहा, तो ये कहा है कोलसनिक ने। टॉक टू टीचर्स पुस्तक किसने लिखी? टॉक टू टीचर्स पुस्तक के बारे में पूछा गया है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। शिक्षा मनोविज्ञान की किस विधि में स्वयं द्वारा स्वयं का मूल्यांकन किया जाता है, तो वो है आत्मनिरीक्षण विधि। इसमें स्वयं का मूल्यांकन किया जाता है। कौन सी विधि में? आत्मनिरीक्षण विधि में। शिक्षा मनोविज्ञान की निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ये वॉटसन के द्वारा किया गया। थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हिलगार्ड है, याद रखिएगा। थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन होंगे? हिलगार्ड होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की किस विधि में पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो वो है प्रयोगात्मक विधि। इसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम है जो वातावरण में परिवर्तन के अनुसरण में होता है। यहाँ पर जो उक्त परिभाषा दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई है, तो ये पिल के द्वारा दी गई परिभाषा है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये संस्कृत भाषा से हुई है। शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई है। सीखना जैविक और सामाजिक उद्देश्य है। यहाँ अनुकूलन और प्रतिकूलन दोनों है। यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है, तो यहाँ पर परिभाषा पिल के द्वारा दी गई परिभाषा है। पर्सनालिटी, जो कि व्यक्तित्व कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व को ही इंग्लिश में पर्सनालिटी कहते हैं। ये किस भाषा का शब्द है, जैसा कि मैंने आपको बताया अंग्रेजी शब्द है पर्सनालिटी और हिंदी शब्द क्या होगा, व्यक्तित्व। व्यावसायिक संप्रेषणकर्ता किसे कहा जाता है, तो ये अध्यापक को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, व्यावसायिक संप्रेषणकर्ता अध्यापक को कहा जाता है। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यहाँ पर किस भाषा से हुई है? पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति पूछा गया है, तो ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति। सीखने से व्यवहार में क्या होता है, तो संशोधन होता है। सीखने से व्यवहार में क्या होगा, संशोधन होगा। मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है मोटिवेशन। अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन किसने कहा है? यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा कहा गया है, तो ये गिलफोर्ड के द्वारा कहा गया है। एडोलसेंस, जिसको हम हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो जो एडोलसेंस की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के एडोलिशियर शब्द से हुई है। याद रखिएगा, लैटिन भाषा के एडोलशियर शब्द से एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। अधिगम के हार्मिक दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन है, तो ये है मैकडूगल। याद रखिएगा, अधिगम के हार्मिक दृष्टिकोण का जो प्रतिपादक होंगे वो मैकडूगल होंगे। परसोना शब्द का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर परसोना शब्द का मुखौटा या फिर नाटकी पोशाक इसका अर्थ होगा। किस संप्रदाय में मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण एवं उसके संबंध में भविष्यवाणी करना है? यहाँ पर संप्रदाय के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा व्यवहारवादी संप्रदाय। अधिगम की व्यवहारवादी विचारधारा का पिता किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है या फिर माना जाता है, तो ये वाटसन को माना जाता है या फिर कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक सीखने के सोपान किसकी रचना है, तो ये डिसेल की रचना है। याद रखिएगा, जो प्रसिद्ध पुस्तक सीखने के सोपान है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, डिसेल के द्वारा की गई थी। संरचनावादी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो ये विलियम वुंट तथा एडवर्ड ब्रॉडफोर्ड टिचनर को माना जाता है संरचनावादी संप्रदाय का प्रवर्तक। याद रखिएगा, विलियम वुंट को और टिचनर को माना जाता है। किस शिक्षाविद ने रचनावादी दृष्टिकोण का विरोध किया था, तो ये वाटसन ने किया था। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो ये मैक्स वर्दिमर को माना जाता है। साथ में कोफका एवं कोहलर को भी माना जाता है गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का प्रवर्तक। अधिगम सोपान का प्रथम चरण कौन सा होता है, तो ये है अभिप्रेरणा। जो अधिगम सोपान का प्रथम चरण होगा वो अभिप्रेरणा होगा। कार्यात्मवादी या फिर प्रकार्यवाद संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो ये विलियम जेम्स को माना जाता है। याद रखिएगा, प्रकार्यवाद संप्रदाय का जो प्रवर्तक माना जाएगा वो विलियम जेम्स को माना जाएगा। मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो यहाँ पर जो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के मोटम से मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। अधिगम
परिपक्वता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके बाद भी जीवन प्रयत्न चलते रहने वाली प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, तो ये R.M. गेने के द्वारा दी गई परिभाषा है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया कथन है। प्रथम शिक्षाविद किसे माना जाता है? तो ये जॉन डीवी को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो प्रथम शिक्षाविद माना जाता है वो जॉन डीवी को माना जाता है। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये सिगमंड फ्रायड है। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होंगे? सिगमंड फ्रायड होंगे। शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये वॉटसन के द्वारा की गई थी। प्रयत्न एवं भूल को अधिगम किसने कहा है? तो ये थॉर्नडाइक द्वारा कहा गया है। साहचर्यवादी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये जॉन लॉक को माना जाता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियमों को कितने भागों में बांटा है? सरल सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। 2 भागों में बांटा है, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं और गौण नियम के अंतर्गत कितने नियम आएंगे? 5 नियम आएंगे। आगे आपको इसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गत्यात्मक अधिगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गत्यात्मक अधिगम को पेशी अधिगम के नाम से जाना जाता है, कर्मेंद्रीय अधिगम के नाम से, यांत्रिक अधिगम के नाम से, मूर्त अधिगम के नाम से, गामक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम के नाम से भी जाना जाता है गत्यात्मक अधिगम को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के कितने तत्व जॉन डीवी ने बताए हैं? तो जॉन डीवी ने कितने तत्व बताए हैं? 3। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये 3 तत्व किसने बताए हैं? जॉन डीवी ने बताए हैं। किसके तत्व बताए हैं? सीखने के। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन होंगे? तो ये जीन पियाजे व ब्रूनर होंगे संज्ञानवादी पद्धति के जनक। आगे बढ़ते हैं, संज्ञानवादी अधिगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञानवादी अधिगम को मानसिक अधिगम के नाम से, साथ में ज्ञानेंद्रिय अधिगम के नाम से और समस्या समाधान अधिगम के नाम से भी संज्ञानवादी अधिगम को जाना जाता है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसकी रचना है? तो ये रॉबर्ट गेने की रचना है। अधिगम के व्यवहारवादी उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये I.P. पावलोव द्वारा किया गया था। मानसिक आयु, मेंटल एज का जो विचार है ये सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये बीने के द्वारा दिया गया था। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है? तो ये स्टीफन एम कोरे हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक। IQ का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये स्टर्न के द्वारा दिया गया था IQ का विचार सर्वप्रथम। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम कितने प्रकार का होता है? तो इनके अनुसार कितने प्रकार का होता है अधिगम? 8 प्रकार का होता है। 8 कौन कौन से प्रकार आपके सामने हैं? संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, विभेदी अधिगम, प्रत्यय अधिगम, अधिनियम या सिद्धांत अधिगम और 8वां है समस्या समाधान अधिगम। ये 8 प्रकार का अधिगम होता है रॉबर्ट गेने के अनुसार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, गेने ने अधिगम का प्रारंभिक स्तर किसे माना है? तो ये सांकेतिक अधिगम को माना है। गेने ने अधिगम का प्रारंभिक स्तर। गेने ने अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर किसे बताया है? तो सबसे उच्चतम स्तर पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा समस्या समाधान अधिगम। इसको सबसे उच्चतम स्तर बताया है गेने ने अधिगम का। स्किनर ने अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसे बताया है? यहाँ पर देखिए, स्किनर ने अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसे बताया है? तो यह अभिप्रेरणा को बताया है। अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो वो है अभिप्रेरणा। संशोधित राष्ट्रीय पाठचर्या दस्तावेज की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो ये सभ्यता और प्रगति निबंध से होती है। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत अधिगम के किस स्तर पर आधारित है? यहाँ पर देखिए, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पावलोव के। यहाँ सिद्धांत अधिगम के किस स्तर पर आधारित है? तो यहाँ सांकेतिक अधिगम स्तर पर आधारित है। पावलोव ने किस पर प्रयोग कर क्लासिकल अनुबंधन थ्योरी को स्पष्ट किया? तो ये पाचन क्रिया पर। इंपॉर्टेंट है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, आपको पता होगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, 2005 में राष्ट्रीय पाठचर्या का निर्माण किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो ये यशपाल समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था NCF 2005 का निर्माण, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा। बालक को चॉकलेट के लालच से कोई कार्य करवाना किस प्रकार का अधिगम स्तर है? तो ये एक प्रकार का उद्दीपन अनुक्रिया का स्तर है। यशपाल समिति की जिस रिपोर्ट पर राष्ट्रीय पाठचर्या का निर्माण किया गया उसका शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक था शिक्षा
बिना बोझ के। अधिगम के किस स्तर के अनुसार बालक वाद्य यंत्रों को बजाना सीखता है? तो वो है सरल श्रृंखला अधिगम। एनसीएफ 2005 की संचालन समिति में कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे? तो कुल यहाँ पर सदस्य की संख्या कितनी थी? 38। बालक द्वारा कविता, कहानी, गीत आदि सीखना किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? तो वो शाब्दिक साहचर्य अधिगम कहलाता है। बालक द्वारा आकृतियों में अंतर करना सीखना अधिगम का कौन सा स्तर है? तो वो है विभेदीकरण अधिगम। याद रखिएगा, बालक द्वारा आकृति में अंतर करना सीखना अधिगम का कौन सा स्तर होगा? विभेदीकरण अधिगम होगा। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के लिए केंद्रीय तत्व किसे माना गया है? तो ये पुनर्बलन को माना गया है। वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई भी शेष अर्थ को सीखना किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? तो ये संप्रति अधिगम कहलाता है। आशुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार कौन कौन से? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण द्वारा सीखना और अन्वेषण द्वारा सीखना। ये 4 प्रकार के अधिगम बताए हैं आशुबेल ने। जेबी वाटसन ने अपने सहयोग रेनर के साथ मिलकर किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने नन्हे शिशु एल्बर्ट पर अपना प्रयोग किया था। जेबी वाटसन ने लिटिल एल्बर्ट व खरगोश के द्वारा किस अवधारणा पर प्रयोग किया था? तो उन्होंने अनुबंध की अवधारणा पर अपना प्रयोग किया था। किस पारंगत दर्जी द्वारा आसपास के व्यक्तियों से बात करते हुए भी कपड़े सिलने का पूरी सफाई से करना अधिगम के किस नियम का सूचक है? तो ये अभ्यास के नियम का सूचक है। राष्ट्रीय पाठचर्या का आधार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है भारतीय संविधान में राष्ट्र के दर्शन को। भारत में पहली बार शिक्षा नीति का निर्माण कब किया गया था? तो ये 1968 में किया गया था। इम्पोर्टेंट है, भारत में पहली बार शिक्षा नीति का निर्माण 1968 में किया गया था। साइकिल चलाना, नृत्य करना, खेल खेलना आदि अधिगम के किस नियम की पुष्टि करते हैं? तो ये अभ्यास के नियम की पुष्टि करते हैं। बालक द्वारा परीक्षा परिणाम के बाद प्रसन्नता व्यक्त करना अधिगम के किस नियम का सूचक है? तो ये प्रभाव व परिणाम के नियम का सूचक है। थॉर्नडाइक ने किन पर प्रयोग करके सीखने का संबंधवाद अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इन्होंने बिल्लियों पर भी अपना प्रयोग किया था, चूहों पर, मछलियों पर तथा मुर्गियों पर अपना इन्होंने प्रयोग किया था। किसने? थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद का सिद्धांत है इसे प्रयत्नवा भूल के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, चयन के सिद्धांत के नाम से, संबंधवाद प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत से, साथ में आवृत्ति के सिद्धांत से भी जाना जाता है। और भी अन्य नाम है। यदि आपको इसकी वीडियो देखनी है कि किन किन सिद्धांतों को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसकी वीडियो एक प्रॉपरली तरीके से बनाई गई है। यदि आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपके सामने है। इन नामों से भी थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद का सिद्धांत है वो इन नामों से भी जाना जाता है। टाइपिंग करना किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? तो ये गत्यात्मक अधिगम कहलाता है। एनसीएफ 2005 का नारा शिक्षा बिना बोझ के का विचार कब आया था? तो ये कब आया था? 1993 में आया था। बिल्ली को लीवर युक्त पिंजरे में कैद करके मांस के टुकड़े के लिए उसके लीवर दबाकर बाहर लाने का प्रयोग किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की है? तो ये जो शिक्षक की भूमिका होगी एनसीएफ 2005 के अनुसार वो सुविधादाता की होगी। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये इवान पावलोव के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। रूस के किस मनोवैज्ञानिक को 1904 में पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। कौन है वो? इवान पावलोव है। कब दिया था? 1904 में पाचन क्रिया के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अनुबंधन का पिता किस मनोविज्ञान को कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है। तो ये पावलोव को कहा जाता है अनुबंधन का पिता। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने ही इसे परस्पर अनुबंध के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, सहज अनुबंधन, संबंध प्रतिक्रिया, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया और अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, इन सभी नामों से पावलोव का क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत जाना जाता है।
आगे बढ़ते हैं। पावलोव ने किस पर प्रयोग करके क्लासिकल अनुबंध के सिद्धांत को सिद्ध किया था? तो इन्होंने किस पर अपना प्रयोग किया था? कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। पावलोव ने कुत्ते की किस ग्रंथि का ऑपरेशन करते हुए अपने प्रयोग को सिद्ध किया था? तो इन्होंने पेराडित ग्रंथि, जो पावलोव ने कुत्ते की पेराडित ग्रंथि है इसका ऑपरेशन करते हुए अपने प्रयोग को सिद्ध किया था। किस व्यक्ति को लगातार कुछ दिन सुबह जल्दी उठाने के बाद कुछ दिनों बाद उसके द्वारा अपने आप सुबह जाग जाने की घटना का जो संबंध है वो किससे माना जाता है? तो वो क्लासिकल अनुबंध से माना जाता है। सोच समझकर की जाने वाली पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? सोच समझकर की जाने वाली जो पुनरावृत्ति है उसे अभ्यास कहते हैं या फिर अभ्यास कहलाती है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति किस संप्रदाय की देन है? तो ये गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की देन है। गेस्टाल्टवादी या समग्रतावादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन मनोवैज्ञानिक है? तो ये वर्दाइमर, कोफका और कोहलर ये गेस्टाल्टवादी या फिर समग्रतावादी संप्रदाय के प्रवर्तक है। शिक्षा के क्षेत्र में स्किनर ने कितने प्रकार का पुनर्वलन दिया है? तो इन्होंने 4 प्रकार का पुनर्वलन दिया है। कितने प्रकार का? 4। कौन कौन सा? सतत, आंशिक, अनुपात तथा अंतराल पुनर्वलन। ये 4 प्रकार का पुनर्वलन बताया है किसने? स्किनर ने। अब बात करते हैं कि पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है। साधारणतः यदि एग्जाम में पूछे कि पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है तो वो कितने प्रकार का होगा? 2, धनात्मक या सकारात्मक, और दूसरा है ऋणात्मक या नकारात्मक। ये 2 प्रकार के पुनर्वलन होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बालक शिक्षक की सहायता के बिना अपनी गति से पाठ्य वस्तु के छोटे छोटे भाग करके अधिगम करते हुए स्वयं सीखता है। यह किस प्रकार का अनुदेशन कहलाता है? तो यहाँ अभिक्रमिक अनुदेशन कहलाता है। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये B.F. स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत। शिक्षा क्षेत्र में विनेटिका प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? सरल सा है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। ये कार्लटन वासबर्न है। ये शिक्षा के क्षेत्र में विनेटिका प्रणाली के जनक माने जाते हैं। शिक्षा क्षेत्र में डाल्टन प्रणाली को किसने स्थापित किया था? तो ये मिस हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में डाल्टन प्रणाली को स्थापित किया गया। बालक का मन एक कोरी पट्टी या फिर कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ कथन किसका होगा? जॉन लॉक का होगा। एजुकेशन शब्द किस भाषा से बना है? तो जो एजुकेशन शब्द हैं ये लैटिन भाषा एडुकेटम शब्द से बना है। एडुकेटम का अर्थ क्या होता है? तो एडुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर बढ़ना। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। उथल पुथल की अवस्था किस काल को कहा जाता है? तो वो किशोरावस्था को कहा जाता है। याद रखिएगा, उथल पुथल की जो अवस्था है वो किशोरावस्था को कहा जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया? इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो डॉक्टर B.S. ब्लूम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो ये नॉम चॉम्स्की ने दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। शिक्षा हेतु विषय वस्तु या पाठ्यक्रम कौन प्रदान करता है? तो ये कौन प्रदान करेगा? समाज प्रदान करेगा या फिर करता है। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वहाँ कौन सा है? तो वो है आवृत्ति का सिद्धांत। कोई वस्तु कैसी है इसका निर्माण किया जाता है, किस में किया जाता है? तो ये मूल्यांकन में किया जाता है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था किस काल को कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है। शिक्षण अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली निर्दिष्ट क्रियाओं की एक प्रणाली है। यहाँ कथन किसका है? तो यहाँ कथन स्मिथ का कथन है। शिक्षण एक अधिक विकसित व्यक्तित्व एवं एक कम विकसित व्यक्तित्व के बीच घनिष्ठ संपर्क है जिसकी संरचना कम विकसित व्यक्तित्व की शिक्षा की ओर आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये मॉरिसन के द्वारा दिया गया
कथन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो गया था। कब लागू हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। शिक्षा क्षेत्र में ह्यूरिस्टिक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये आर्मस्ट्रांग के द्वारा की गई थी। I.K. डेविस ने शिक्षण अधिगम व्यवस्था के कितने सोपान बताए हैं? तो उन्होंने 4 सोपान बताए हैं। कौन कौन से? नियोजन, व्यवस्था, मार्गदर्शन और नियंत्रण। ये 4 सोपान बताए हैं I.K. डेविस ने शिक्षण अधिगम व्यवस्था के। विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किसने किए हैं? किसके द्वारा किए गए हैं? तो ये एबिंगहॉस के द्वारा किए गए हैं। किसी भी स्थान का नक्शा तैयार करना किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? तो ये संज्ञानवादी अधिगम कहलाता है। B.S. ब्लूम ने अधिगम के कितने अनुक्षेत्र बताए हैं? तो इन्होंने 3 अनुक्षेत्र बताए हैं अधिगम के ब्लूम ने। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ये सुकरात को माना जाता है। प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रतिपादक सुकरात को माना जाता है। बेसिक शिक्षा अथवा बुनियादी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो ये महात्मा गांधी जी को माना जाता है। अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया है। अधिगम के नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने नियमों का प्रतिपादन किया है? जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले में आपको बताया था, 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौण नियम हैं। थॉर्नडाइक ने जो सीखने के 3 प्रमुख नियम बताए हैं या फिर जो 3 मुख्य नियम बताए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। ये 3 प्रमुख नियम बताए हैं थॉर्नडाइक ने सीखने के। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? थॉर्नडाइक के द्वारा की गई थी। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो ये अनुरूप तत्वों का सिद्धांत को कहा जाता है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो पाठ्यक्रम अंग्रेजी के कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो ये लैटिन भाषा से हुई थी। याद रखिएगा, कैरिकुलम शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी ये लैटिन भाषा से हुई थी। कैरिकुलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो दौड़ का मैदान होता है। किसी विषय की रूपरेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है। किसी विषय की रूपरेखा को पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है। त्रिभाषाई फार्मूले की प्रथम भाषा कौन सी? यहाँ पर देखिए प्रथम भाषा पूछी गई है। तीनों भाषा के बारे में आपको बताऊंगा। प्रथम भाषा के बारे में पूछा गया है तो वो राज्य की भाषा हो सकती है या फिर राष्ट्रीय भाषा हिंदी हो सकती है। अगला प्रश्न है त्रिभाषाई फार्मूले की दूसरी भाषा। यहाँ पर देखिए दूसरी भाषा और तीसरी भाषा दोनों यहाँ पर आपके सामने दी गई है। तो दूसरी भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आएगी? अंग्रेजी भाषा आएगी। और तीसरी भाषा के अंतर्गत संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी या कह सकते हैं कि जो आपकी मातृभाषा है वो तीसरी भाषा के अंतर्गत आएगी। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण किसे ध्यान में रखकर किया जाता है? तो ये शिक्षक को ध्यान में रखकर किया जाता है पाठ्यक्रम का निर्माण। कैरिकुलम का निर्माण किसे ध्यान में रखकर किया जाता है? तो यह छात्र को ध्यान में रखकर किया जाता है कैरिकुलम का निर्माण। पाठचर्या में वे समस्त अनुभव निहित होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। यहाँ जो कथन दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये मुनरो के द्वारा दिया गया कथन है। एनसीएफ 2005 किस प्रकार के अधिगम पर बल देता है? तो ये करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में शिक्षा को किस प्रकार बनाया गया है? तो ये बाल केंद्रित बनाया गया है। याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 में शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया गया है। पाठचर्या में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो ये पाठ्यक्रम की होती है। पाठचर्या में मुख्य भूमिका पाठ्यक्रम की होती है। अधिगम के किस अनुक्षेत्र का उद्देश्य बालक का समुचित विकास करना होता है? तो वो है क्रियात्मक अनुक्षेत्र। अधिगम के किस अनुक्षेत्र का उद्देश्य बालक के संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है? तो वो है ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। याद रखिएगा, बालक का समुचित विकास करना क्रियात्मक अनुक्षेत्र होगा और बालक के संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना ये ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र होगा। पाठचर्या में पाठ्यक्रम की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो ये छात्र शिक्षक को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में होती है। एनसीएफ 2005 का मुख्य नारा क्या था? तो ये है शिक्षा बिना बोझ के। ये मुख्य नारा था एनसीएफ 2005 का।
राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये NCERT के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। प्रतिचयन या फिर प्रतिदर्श के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये थॉमसन के द्वारा किया गया था प्रतिचयन या फिर प्रतिदर्श के सिद्धांत का प्रतिपादन। अध्यापक द्वारा छात्रों में शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए की गई व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये शिक्षण व्यू रचना एवं विधियाँ कहा जाता है। शिक्षण व्यू रचना कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तंत्री और लोकतांत्रिक। ये 2 प्रकार के शिक्षण व्यू रचना होती हैं। पद्धति या फिर प्रणाली विधि वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। यहाँ जो कथन दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जॉन डेवी के द्वारा दिया गया कथन है। शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। यहाँ कथन किसका है? यहाँ पर दिया गया कथन है, ये किसका है? तो ये बाइनिंग का कथन है। क्रियात्मक विधियों से शिक्षण करवाते समय शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो ये निर्देशक के रूप में होती है शिक्षक की भूमिका। शिक्षा को दर्शन का गत्यात्मक साधन किसने बताया है? तो ये एडम्स के द्वारा बताया गया है। याद रखिएगा, शिक्षा को दर्शन का गत्यात्मक साधन एडम्स के द्वारा बताया गया है। उद्दीपक को देखकर मन में होने वाली हलचल क्या कहलाती है? तो वो उद्दीपन कहलाती है। याद रखिएगा, उद्दीपन को देखकर मन में होने वाली हलचल उद्दीपन कहलाती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो कौन है? तो ये स्किनर है। इनके द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे RS थ्योरी के नाम से, कार्यात्मक प्रतिबद्धता के सिद्धांत के नाम से, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से, अभिक्रमिक अनुदेशन सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन को जाना जाता है। ऐसी अधिगम प्रक्रिया जिसमें पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया को दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ाई जाती है क्या कहलाती है? तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाती है। बालक का गर्भावस्था में सबसे पहले किस अंग का सर्वाधिक विकास होता है? तो ये होता है सिर का। बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो ये सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है बिने साइमन परीक्षण द्वारा। 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो 1 वर्ष में जो बालक का वजन हो जाता है वह जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। याद रखिएगा, 1 वर्ष में पूछा गया है तो जन्म के समय जो वजन होता है उसका 3 गुना हो जाता है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण है तो वो है संवेगात्मक दुश्चिंता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसके द्वारा किया गया था? तो ये विल्फोर्ड बियर्स के द्वारा किया गया था। एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के संप्रति को क्या नाम दिया था? तो इन्होंने पाश्चात्य चिंतन का नाम दिया था। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये गोल्डमैन के द्वारा दिया गया था। बुद्धि की संरचना सिद्धांत किसने दिया था? तो ये गिलफोर्ड के द्वारा बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया गया था। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो वो है किशोरावस्था के बाद। किशोरावस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है बाल्यावस्था। याद रखिएगा, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए बाल्यावस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रतिस्थापना का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये गुथरी के द्वारा दिया गया था। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पर कार्य करता है। डमरू पर बंदर का नाचना। खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पर कार्य करता है। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था? तो इसके बारे में आप सबको पता है, ये कोहलर ने किया था। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे कोहलर। स्किनर
किस संप्रदाय के समर्थक थे? यहाँ पर देखिए कोहलर के बारे में पूछे तो ये संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे और स्किनर व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो वो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। याद रखिएगा, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बल देता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? सरल सा है, ये तो आप सभी को पता होगा, कोहलर ने दिया है। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो वो है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की है? तो ये वाहब द्वारा प्रतिपादित की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना वाहब के द्वारा प्रतिपादित की गई। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के योगदान का परिणाम है। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव इसे बेहतर मानते हैं प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वो सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। कौन? वाइगोत्स्की। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया है? तो ये अब्राहिम मेस्लो के द्वारा दिया गया है। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? तो ये किशोरावस्था की सूचक होती हैं। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यहाँ विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो ये है फीमर। कहाँ पर होती है ये? जांघों में। याद रखिएगा, फीमर जो कि जांघों में होती हैं, ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो उसका नाम है स्टेपीज। ये कहाँ पर होती है? तो ये कान में होती हैं। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो इस हड्डी का नाम है मैंडिबुला। ये कहाँ पर होती है? तो ये जबड़े में होती है। बालक का विकास 6 वर्ष व 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 6 वर्ष की बात करें तो 90% हो जाता है, और 10 वर्ष की बात करें तो 95% लगभग विकास हो जाता है बालक का। आपको ध्यान रखना है। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो वो है 25%। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो वो व्यंजन बोलता है। व्यंजन में क्या बोलता है? माँ। और माँ कैसा शब्द है? एक व्यंजन शब्द है। वहाँ सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यहाँ किसके द्वारा कहा गया है? तो ये सिरिल बर्ट के द्वारा कहा गया कथन है। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यहाँ कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यहाँ कथन वैलेंटाइन का कथन है। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा? तो ये हीली के द्वारा कहा गया कथन है। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? माँ की भाषा को या फिर माँ की आवाज़ को पहचानता है, और इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही मातृभाषा कहते हैं। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाते हैं? तो वो है 5 वर्ष की उम्र में। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये B.S. ब्लूम के द्वारा किया गया। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? तो ये डेविड आशुबेल है। याद रखिएगा, अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रवर्तक डेविड आशुबेल होंगे। बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये केली एवं थ्रस्टन हैं। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? सरल सा प्रश्न है। ये कहाँ से होता है? अपने परिवार से होता है। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालकों का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो लगभग होता है 50,000 शब्दों तक। 10वीं की बात करें तो 10वीं की कक्षा में पढ़ने वाले बालकों का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो वो होता है 80,000 शब्दों तक। क्रेचमर ने
क्रेचमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति स्वभाव से होते हैं, तो वो है प्रसन्नचित्त। किसके अनुसार पूछा गया है? क्रेचमर के अनुसार स्थूलकाय प्रकार के व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो किस प्रकार का होता है? प्रसन्नचित्त होता है। बालक के सामाजिकरण का प्रथम घटक है, यहाँ पर देखिए प्रथम घटक पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका परिवार होगा। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है, तो ये किससे होगा? डार्विन से होगा। अंतः दर्शन विधि से अवलोकन किया जाता है, किसका अवलोकन किया जाता है अंतः दर्शन विधि से? तो ये स्वयं का अवलोकन किया जाता है, स्वयं के व्यवहार का। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये मेंडल के द्वारा किया गया था। शिशुकाल को अपीली काल किसने कहा है? तो ये हर्लोग द्वारा कहा गया है। याद रखिएगा, शिशुकाल को अपीली काल हर्लोग के द्वारा कहा गया है। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लेवेंटर का है। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था बेलक ने। याद रखिएगा, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण बेलक के द्वारा किया गया था। सूक्ष्म शिक्षण का समय है, तो सूक्ष्म शिक्षण का समय 5 से 10 मिनट का होता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मैकडूगल के। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? तो इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई मैकडूगल ने। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्व सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका कार्ल रोजर होगा। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन टर्मन एवं ओडम द्वारा दिया गया कथन है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रो एंड क्रो का कथन है। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे तार्किक चिंतन कहेंगे। लड़कियों में भाव परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? तो वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था में लड़कियों में भाव परिवर्तन होने लगता है। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये मारिया मॉन्टेसरी को कहा जाता है। एलकेजी व यूकेजी पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये फ्रोबेल को कहा जाता है। जन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है, ये किस बालकों की विशेषता है? तो ये सृजनशील बालकों की विशेषता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यहाँ उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया जाता है? तो राइट आंसर आपका होगा सृजनात्मकता। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनमें से भंडार ग्रह किसका है? तो यह है इदम का। याद रखिएगा, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसमें जो भंडार ग्रह होता है वो किसका होता है? इदम का होता है। जन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे जन पियाजे। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये डार्विन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना या फिर सैंपल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये थॉमसन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो यह है कार्ल रोजर्स। याद रखिएगा, रोजर्स अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो वो विद्यालय एवं कक्षा में। याद रखिएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो उसे अनुवांशिकता कहा जाता है। वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो वह है जिन पियाजे। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? तो वह है जिन पियाजे। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, तो यहाँ पर थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है पूछा गया है? तो वो है चिंतन और कल्पना।
विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? तो वह है विलियम जेम्स। कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। किस प्रकार का संप्रेषण होना चाहिए? तो ये उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है? तो ये लिखने संबंधी कठिनाई से जुड़ा हुआ है डिस्ग्राफिया। योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो योग निर्धारण विधि का जो प्रतिपादन किया है वो लिकर्ट के द्वारा किया गया है। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो वो है एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न है, इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? तो वह है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। अंतिम प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया? तो वह है प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया। जैसा कि हमने यहाँ पर जो वादा किया था वो पूर्ण किया। 500 प्रश्न आपके सामने हैं। टोटल 250 प्रश्न 2 पार्टों में दिए हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है मैंने आपको बता ही दिया है। आपको लाइक करना है और जितने भी ग्रुप है सब में शेयर करना है, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक आ चुके हैं उन सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।